4.1 प्रस्तावना। भारतीय राजनीति के अधिकांश पुराने विश्वास बदलते हुए भारत में धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, फिर भी लोकतंत्र का विचार ऐसा है जो मात्र जीवित और टिकाऊ नहीं अपितु इसे शक्तिशाली निरंतरता प्रदान करता है। इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि उपनिवेश काल के बाद एशिया और अफ्रीका के कुछ राज्य जो एक ही जैसी उपनिवेशी भाषा में सहभागी रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, भूमंडलीकरण के वर्तमान युग में लोकतंत्रीकरण और स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं पर जोर देने के बावजूद वस्तुतः विद्यमान लोकतंत्रों को बनाए रखने में कामयाब हुए हैं। उपरोक्त को औसत उपलब्धि नहीं माना जा सकता यदि हम भारत विश्व में विशालतम और सर्वाधिक विविधतापूर्ण लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, जैसा कि यह उपनिवेशवाद की समाप्ति के समय था। भारत में लगभग उन सभी संघटकों की कमी रही जो एक उदारवादी लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। भारत में साक्षरता, उद्योगीकरण और लोकतांत्रिक चेतना निम्न स्तरों पर थे। लोकतंत्र निर्माण के मार्ग में अन्य बाधा सदियों पुरानी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के रूप में थी, जिसे लगभग जानबूझकर राजनीतिक समानता का विरोध करने के लिए रूपांकित किया गया था। उग्र स्थिति कली सांस्कृतिक और आर्थिक विशिष्टताओं के रूप में विभाजन की कहानी एक अन्य अवरोध था। भारतीय लोकतंत्र के उत्तरजीविता और अनूठे स्थायित्व की व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं? क्या यह 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व की दी गई लोकतांत्रिक संस्थागत राजनीति के सीमित प्रतिपादन के कारण है, अथवा क्या हमारे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों जैसे बहुवाद, सामंजस्य, सहिष्णुता, अंतर्वेशन तथा समायोजन के आधुनिक राजनीतिक संस्कृति में रूपांतरण के कारण है, जैसा स्वतंत्र भारत के शुरुआत वर्षों में महसूस किया गया था? एक महत्वपूर्ण तौर पर भारत में लोकतंत्र उपनिवेशी भाषा के रूप में पूर्वकल्पित या जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने प्रतिनिधिक विधायी निकायों को लागू किया था, हालांकि 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों के अनुसार इनकी शक्तियां सीमित थीं। यद्यपि मतदान अधिकार की मंजूरी स्वरूप से सीमित थी, तथापि मतदाताओं की 4 करोड़ की विशुद्ध संख्या उस समय गैरसाम्यवादी विश्व में दूसरे स्थान पर विशालतम थी। वे समूह जिन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया था धार्मिक समुदायों के रूप में पहचान वाले थे, जिनके अपने अपरिवर्तनीय हित और सामूहिक अधिकार थे। पूर्व कल्पना को उपनिवेश विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भी लिया गया, जिसमें एक पहचान योग्य या संयुक्त भारतीय राजनीतिक पहचान बनाने का प्रयास किया गया, जिससे विश्व की विविध व्यवस्था के अनुसार राष्ट्र के सृजन का मार्ग प्रशस्त हो जाए। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेरित स्वतंत्र भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने भारत की विशाल विविधता की पहचान और समायोजन के लिए राष्ट्र राज्य उत्तरदायित्व पर जोर दिया। सहिष्णुता, बहुवाद और अंतर्वेशन मूल्यों को सक्रियता से बढ़ावा दिया गया और ये राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण परियोजनाओं के मूलभूत सिद्धांत बन गए, जिन्हें एक मत से प्रस्ताव में पारित किया गया। भारतीय लोकतंत्र का अपने क्रियाविधिक रूप में बहुवादी स्वरूप संघवाद, 3 भाषा नीति, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, सीमांतक समूहों के पक्ष में स्वीकारात्मक कार्रवाई तथा एक समान नागरिक संहिता लागू करने से बचे रहने का निर्णय, नागरिक और सार्वभौमिक मानदंडों द्वारा परिभाषित धर्मनिरपेक्ष नागरिकता के रूप में सुस्पष्ट रहा है। सभी मानदंड महत्वपूर्ण संवैधानिक उपायों, विधायी विनियमन तथा सरकारी नीतियों में से है, जो 4 विशिष्ट वर्गों क्षेत्र, भाषा, धर्म और जाति की संवैधानिक विधिक मान्यता के सूचक है। भले ही उपरोक्त 2 या 2 से अधिक कारण हैं जो भारत में लोकतंत्र की स्थितिस्थापन की व्याख्या करते हैं, यद्यपि यह एक अटल तथ्य है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरे तक बैठी हुई हैं। भारत में सांसदों, अदालतों, अधिकारों और स्वतंत्र मीडिया का अस्तित्व बना हुआ है। सुनील खिलनामी के शब्दों में, समान लोगों के समुदाय की इच्छा के अनुसार इतिहास रचने के विचार अथवा विमोहक और पहेलीमय वचनबद्धता के रूप में लोकतंत्र भारतीय राजनीतिक कल्पना में अनुक्रमणीय रूप से प्रवेश कर चुका है। तथापि भारतीय लोकतंत्र के महानतम सूचक का अस्तित्व राजनीतिक चर्चा के लिए स्थान तथा विभिन्न समूहों द्वारा किए गए विभिन्न क्षेत्रों की पुष्टि के लिए अवसरों का सृजन मुहैया कराने में है। इस प्रक्रिया में भारत में परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के प्राधिकार का संक्षरण होना शुरू हो गया है। 4.2 लोकतंत्र की समझ के प्रति। राजनीतिक सिद्धांत में लोकतंत्र से हम क्या समझते हैं? लोकतंत्र दिनोंदिन अच्छे शासन के उस रूप में लिया जा रहा है जो एक राज्यतंत्र के रूप में संगठित व्यक्तियों के समूह के मध्य निर्णय लेने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। लोकतंत्र का आवश्यक मूल्य उन निर्णयों जो प्रत्येक नागरिक के हितों को ध्यान में रखते हैं तथा सभी के ऊपर समक्ष रूप से बाध्यकारी होते हैं को लेने के लिए अन्य तरीकों पर नैतिक श्रेष्ठता में सन्निहित है। मूल सिद्धांत जो इस अर्थ में लोकतंत्र की नींव रखते हैं और उसे न्यायसंगत ठहराते हैं, दोहरे होते हैं। प्रथम, व्यष्टि स्वतंत्र युक्तियुक्त प्राणी हैं, जिनमें यह निर्णय करने की क्षमता होती है कि उनके लिए क्या अचदाश है। दूसरे, सभी व्यक्तियों के सामूहिक निर्णयों जो सबको समान रूप से प्रभावित करते हैं के अवधारणा में समान प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि जब सामूहिक तौर पर सार्वजनिक रूप से तय का निर्णय को लेने के लिए प्रयास किया जाता है, वहीं उस निर्णय स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आमतौर पर एकमत होना असंभव है। इस प्रकार सार्वजनिक रूप से सहमत निर्णय को लेने के लिए सर्वाधिक प्रशंसनीय जन्याविधि बहुमत के शासन का सिद्धांत है, जो सर्वाधिक व्यावहारिकतया नैतिक रूप से स्वीकार्य है। विशाल और जटिल समाजों के कारण प्रत्येक मुद्दे पर, जैसे एथेंस के शहर राज्य की तरह, प्रगति थी। पूंजीवादी प्रजातंत्रों में भी निर्णय लेने के लिए एक साथ इकट्ठा होना संभव नहीं है, जैसा कि सी.बी. मैकरसन ने लोकतंत्र के सहभागिता प्रतिदर्श को समझाते समय कल्पना की थी, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इसीलिए आधुनिक प्रजातंत्र एक निश्चित क्रियाविधि तथा प्रतिनिधिक संस्थानों के माध्यम से कार्य करता है, जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें और उन्हें समय समय पर उत्तरदायी ठहरा सकें। यदि हम लोकतंत्र को विशुद्ध रूप से संस्थानों के एक ऐसे सेट के रूप में देखते हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों, विधायी सभाओं, सामान्य विधिक संरचना तथा संवैधानिक सरकारों को परिवेष्टित करते हैं, तब हम अवश्य में लोकतंत्र के क्रियाविधिक स्वरूप का विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं। तथापि यदि हमारे पास ऐसे सच्चे समान नागरिकों द्वारा आबाद किए जाने वाले लोकतंत्र का विचार है जो राजनीतिक रूप से वयस्क है, जीवन के विभिन्न मतों और तरीकों के प्रति सहिष्णु है और अपने शासकों को चुनाव करने और उन्हें उत्तरदायी ठहराने में समान आवाज वाले हैं, तब हम लोकतंत्र की यमाच धारणा का विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं। उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत में लोकतंत्र के ये 2 विरोधाभासी प्रतिदर्श क्रमशः क्रियाविधिक अथवा औपचारिक और यथार्थ अनौपचारिक लोकतंत्र के रूप में माने जाते हैं। इसके अनुसार लोकतंत्र के सीमित प्रक्रियावादी दृष्टिकोण में मत सहभागिता का स्तर, चुनावों की आपत्ति तथा राजनीतिक सत्ता में शांतिपूर्ण परिवर्तन लोकतंत्र की सेहत के सूचकांक के रूप में लिए जाते हैं।
तथापि इस प्रकार के दृष्टिकोण को निर्वाचन की भ्रांति का खतरा बना रहता है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जिनमें प्रजातांत्रिक सांस्कृतिक समुदाय अल्पसंख्यकों और बच्चों सहित अंतर्ग्रस्त हैं, उनके लिए प्रभावी रूप से भाग लेने को मुश्किल बना देती है, क्योंकि इस प्रकार के परिप्रेक्ष्य में उन्हें व्यापक रूप से अनदेखा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ लोकतंत्र के यथार्थ स्वरूप के समर्पक तर्क देते हैं कि लोकतांत्रिक परियोजना उस समय तक अपूर्ण है जब तक नागरिकता के समान अधिकारों का कोई अर्थपूर्ण प्रयास सभी को अभिनिश्चित न कर दिया जाए। इस समय में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधिगत शासन तथा सभी को इसका संरक्षण आवश्यक है, परंतु किसी भी उपाय से लोकतंत्र के लिए पर्याप्त करने अर्थपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र की परियोजना मात्र विधिगत और राजनीतिक समानता प्राप्त करने से संपन्न नहीं हो जाती, अपितु असमानताओं द्वारा इस पर कठोर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिससे कक्षों को शासकीय निर्णयों, लोकतंत्रीकरण का सामाजिक एजेंडा को प्रभावित करने के लिए पर्यायतः समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। असामाजिक औद्योगिक सूचना समाजों से पूर्व सरकारी नीति और लोकमत के ऊपर लोक नीति विशेषज्ञों के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक, विशिष्ट ज्ञान का संकेंद्रण एक अन्य सीमांकन है। विशेषज्ञों ने आर्थिक नीति निर्माण को लोकतांत्रिक दबाव से अवरुद्ध कर दिया है। 4.3 लोकतंत्र और विकास। भूमंडलीकरण के वर्तमान युग की बाजार अर्थव्यवस्था और राजनीतिक लोकतंत्र के उत्थान से विशिष्ट पहचान होती है। इनके लिए गुणवत्ता और आवश्यकता दोनों महत्वपूर्ण हैं, भले ही यह पूर्वी यूरोपीय धन साम्यवादियों के बाद का समाज हो अथवा उपनिवेश काल के बाद का एशियाई, अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी समाज हो। इसे सांप्रदायवाद बटा समाजवाद की समाप्ति के संदर्भ में समझाया जा सकता है कि जिसने बाजार अर्थव्यवस्थाओं में राज्य के अत्यधिक अथवा अनुचित हस्तक्षेप के रूप में विकास नियोजन पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं को प्रेरित किया। सामाजिक विज्ञान में आर्थिक विकास और राजनीतिक लोकतंत्र दोनों प्रकरणों पर फैलाव और गहनता दोनों के संदर्भ में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। दुर्भाग्यवश वे राजनीति और अर्थशास्त्र के दो विभिन्न विश्वों में बंटा हुआ है, जिनकी आपसी अंतक्रिया बहुत रूप है। आवश्यकता इस बात की है कि लोकतंत्र के स्वरूप को इस प्रकार सिद्धांत रूप दिया जाए कि आर्थिक विकास की अंतर्यस्त प्रक्रिया को राजनीतिक लोकतंत्र के व्यापक अर्थ में समझा जा सके। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतवादी जैसे दीपक नैयर ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि बाजारिक अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र की राजनीति के बीच हमेशा ही एक सहज तनाव बना रहता है। इसे लोकतंत्र के अभ्यावर्तक स्वरूप के विरुद्ध बाजार के अपवर्जक स्वरूप के संदर्भ में समझा जा सकता है। यह कि बहुमतवादी लोकतंत्र की धारणा राजतंत्र अथवा अल्पतंत्र के लिए श्रेयस्कर है, पर इस आधार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है कि इससे बहुमत की निरंकुशता बढ़ती है। इसी के साथ यह तर्क कि बाजार व्यक्तियों और एक छोटे से वर्ग के हितों की रक्षा करता है सीमित है। यह तर्क दिया गया है कि बाजार वस्तुतः अल्पसंख्यकों की निरंकुशता है। अब बाजार में लोग अपने पैसे से मत डालते हैं, जबकि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रत्येक का मत बराबर होता है। इस प्रकार दो संस्थाओं के बीच एक अंतर्निहित तनाव हमेशा कायम रहता है। तब क्या हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र और बाजार का संयोजन जनसमुदाय के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त अथवा कहिए आवश्यक है? पूर्वी यूरोप जहां तक कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी भूतपूर्व साम्यवादी राज्यों में जहां राजनीतिक लोकतंत्र रहित बाजारिक अर्थव्यवस्था की राजनीतिक लोकतंत्र के बिना नियोजित अर्थशास्त्र में समतावाद विकास के बारे में क्या कहना है? और तब साम्यवादियों के बाद के देशों में जहां हमारे पास बाजारिक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक लोकतंत्र है, हमारे पास अभी तक बहुमत के लिए बहुत कम और दयनीय स्थिति के लिए समृद्धि का प्रमाण है। हमें समझना चाहिए कि बाजार उपभोक्ताओं के रूप में उन लोगों के बहिष्कार के लिए प्रवृत्त रहते हैं जिनके पास कोई आय अथवा पर्याप्त आय अमर्त्य सेन के अनुसार नहीं है। बाजार उत्पादकों और विक्रेताओं के रूप में उन लोगों का भी बहिष्कार करते हैं जिनके पास न तो परिसंपत्तियों है और न ही बाजार में मूल्य और मांग को नियंत्रित करने के लिए क्षमताएं, प्राकृतिक प्रतिभा, अध्यापन से प्राप्त दक्षता, अनुभव से प्राप्त शिक्षा, शैक्षणिक योग्यता है। और बाजार उस समय उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों का बहिष्कार करते हैं यदि वे बाजार व्यवस्था अर्थात प्रजातीय समुदायों अथवा जंगली लोगों के मूल्यों को स्वीकार नहीं करते हैं अथवा उनके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। आर्थिक बहिष्कार आगे सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार पर स्वराघात करता है। इसीलिए निम्न वर्ग ग्रस्त हो गए यदि अर्थव्यवस्थाओं का बाजारीकरण होता है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से राज्य की वापसी का अर्थ होगा अलाभकारी स्थिति वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा में कमी। तथापि हकदारी, परिसंपत्तियों अथवा क्षमताओं से वंचित लोगों के पास अपने अधिकारों का दावा करने के लिए संसाधन अथवा शक्ति नहीं होंगे। इस प्रकार इस भाग के तर्क का समापन करने के लिए हम नीरज गोपाल जयाल के साथ सहमत हो सकते हैं कि निर्दयी चुम्पेटेरियाई राजनीतिक विश्व में एक तरफ सामान्य आदमी और औरत की जीविका और उमंगों के बीच लगभग पूर्णरूपेण अव्यस्तता है, तो दूसरी तरफ लाभकारी स्थिति वाले लोगों की अभिरुचियों के चारों ओर प्रायः चक्कर काट रहे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों का संसार। इसके अनुसार बाजार अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के बीच आर्थिक गुटबंदी अनिवार्य है, जो उन तरीकों के माध्यम से जो कुछ को शामिल करते हैं तथा अन्य का बहिष्कार, आर्थिक विकास के लाभों के वितरण में कुछ को योजनाबद्ध तरीके से एकीकृत करते हैं तथा अन्य को सीमांतक कर देते हैं। ऐसी स्थिति में संस्थागत प्रबंधन जो एक तरफ आर्थिक विकास तथा दूसरी तरफ सामाजिक विकास के बीच मध्यस्थता करते हैं, निर्णायक हो जाते हैं। अन्यथा आर्थिक विकास से क्षेत्रीय विषमता और वर्ग असमानता पैदा होगी। 4 उपनिवेश काल के बाद के समाजों में लोकतंत्र और विकास। उपनिवेश काल के बाद के समाजों में लोकतंत्र अपनी ऐतिहासिक विशिष्टताओं के कारण अपने पाश्चात्य प्रतिद्वंद्वियों से अलग रहा है। उपनिवेशवाद ने, जैसा कि राल्फ मिलीबैंड ने मार्क्सवाद और राजनीति हमें तर्क दिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को विकृत किया तथा उनको अनूठा बना दिया। इसके अनुसार प्रगतिशील पूंजीवादी समाजों के लिए विकसित सैद्धांतिक उपस्कर सामान्यता इन विभिन्न समाजों के लिए पक्षांतरित नहीं किए जा सकते हैं, जो नए लोकतंत्र में सम्मिलित लोकतांत्रिक सिद्धांत पर जारी बहस में स्पष्ट हो जाते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बहसें हैं लोकतंत्र और विकास, लोकतंत्र और विविधता तथा लोकतंत्र, राज्य और असैनिक समाज पर की गई बहसें। इस प्रकार यह बहस चलती रही है कि क्या लोकतंत्र और विकास उपनिवेश काल के बाद के राज्यों में सहवर्तनीय है। इस प्रकार पूर्वी एशियाई राज्यों में महसूस किए गए आर्थिक चमत्कार ने उनके सहज प्राधिकार वाले क्षेत्रों में योगदान दिया है। तथ्य यह है कि उपनिवेश काल के बाद के समाज बहुसांस्कृतिक है तथा जातीय और प्रजातीय संघर्षों में विदीर्ण होते रहते हैं। अंतःस्यापित विभेदनकारी परंपराओं से उद्भूत विविधता और असमानता की पहचान के लिए आवश्यकता के प्रति गंभीर अवरोध व्यक्त किए गए हैं।
लोकतंत्र, राज्य और असैनिक समाज के बीच संबंध के लिए यह बहस होती रही है कि क्या उपनिवेश काल के बाद के समाजों में प्रभावी राज्य के बिना लोकतंत्र अथवा बाजार का अस्तित्व हो सकता है। नागरिक अधिकारों का प्रभावी प्रयोग और लोकतंत्र का सामाजिक पहलू पड़े। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास 1947 से 1967। आजादी के प्रथम वर्ष में आर्थिक विकास की रणनीति को सामंजस्य का रूप दिया गया। नेहरू की भारत में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य था। कांग्रेस ने 1944 की चंबई योजना तथा 1948 में नई औद्योगिक नीति संकल्प के रूप में प्रभावी तौर पर रोजगार समाजवाद के अनुष्ठान निर्देश के तहत गरीब जनता को समायोजित किया। इस नेहरू हलनवीस रणनीति के तहत भारतीय राज्य को अवस्थापना तथा विशाल और भारी औद्योगिक निवेश के प्रावधान के लिए उत्तरदायित्व लेना था। लोकतंत्र भारत में न तो निरपेक्षवाद राज्य की प्रतिक्रिया में और न ही समाज की व्यक्तिगत धारणा की यथार्थता के रूप में प्रस्तुत हुआ। इसने पूंजीवादी उद्योगीकरण और विकास का अनुसरण भी नहीं किया। इस प्रकार विश्व के प्रगतिशील पूंजीवादी उदारवादी समाजों में अनुभव का विरोधाभास था। उपनिवेश विरोधी संघर्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बजाय राष्ट्र हेतु स्वायत्त स्थान की मांग पर अधिक आधारित था। एक न्यायप्रिय राज्य की मांझीवादी धारणा इस विचार पर आधारित थी कि सामूहिक हित को व्यक्तिगत हितों के ऊपर वरीयता दी जानी चाहिए। राष्ट्रवादी नेतृत्व ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, आजादी, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने के लिए विशेषाधिकार वाले लोकतांत्रिक गणतंत्र को मूर्त रूप दिया था। इस प्रकार सार्वजनिक मताधिकार उस वर्चस्व प्राप्त समतावादी समाज में एक ही बार में संस्वीकृत कर दिया गया था जहां लोकतांत्रिक जागती नहीं थी। उपरोक्त स्थिति में राज्य को राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र के बीच एक मध्यन्य की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी थी। इस प्रकार यदि बाजार के तर्क का तात्पर्य जनता के एक महत्वपूर्ण अनुपात विशेषतया गरीब वर्ग के बहिष्कार से था, तब राज्य के लिए इस प्रकार के लोगों को आर्थिक दायरे में लाना सुनिश्चित करना आवश्यक था। चूंकि विगत उपनिवेशवादियों और वर्तमान राष्ट्रवादियों ने आर्थिक विकास की रणनीति की आकृति प्रदान की थी, विकास से संतुष्ट न होने की स्थिति में अधिक स्वायत्त विकास को प्राप्त करने के लिए विश्व आर्थिक व्यवस्था के साथ खुलेपन और एकीकृत होने की अवस्था को सीमित करने के लिए सजग प्रयास किए गए थे। यह खुले बाजार और अनियमित बाजार की छाप वाले उपनिवेशी युग से प्रस्थान था जो महानगरीय पूंजी का पक्षधर था। उद्देश्य क्या थे? औद्योगिकृत विश्व के बराबर आना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। यह विश्वास किया गया था कि बाजार विन्यास की प्राथमिकता से अमीरों द्वारा अधिक खपत होगी तथा विकास के लिए निर्णायक क्षेत्रों में अवनिवेश होना। उसी समय यह भी कल्पना की गई थी कि कृषि अपचायक डिमिनिशिंग प्रतिफल के अध्ययन थी अतः उद्योगीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे अधिकाधिक प्रतिफल और रोजगार अवसर प्राप्त हो सकें। इस प्रकार मुख्य निवेश ये सार्वजनिक निवेश की अग्रणी भूमिका, आयात प्रतिस्थापन पर आधारित उद्योगीकरण, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र पर जोर देना, निजी क्षेत्र में निवेश के मार्ग निर्देशन के लिए औद्योगिक लाइसेंस देना, कृषि की सापेक्ष अनदेखी करना, परंपरागत लघु और कुटीर उद्योगों के स्थान पर भारी उद्योगों पर अधिक जोर देना। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश ने भौतिक अवसंरचना की स्थापना की और अंतवर्ती वस्तुओं के उद्योगों को स्थापित करने में सहायता की, जिससे निजी क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त निवेशों की लागत में कमी आई और निजी क्षेत्र द्वारा पैदा की गई वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि हुई। घरेलू पूंजीवादियों के लिए वर्तमान तथा भविष्य में मांग के रूप में बाजार की प्रत्याभूति देने वाले बाजार संरक्षणवाद के माध्यम से कार्यान्वित आयात प्रतिस्थापन से आयात प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप आपूर्ति में वृद्धि हुई। राष्ट्रवाद और विकास के मूल सिद्धांतों के आधार पर उपनिवेश विरोधी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली इसकी गाथा के कारण कांग्रेस और आज के शासन प्रधान दल के बीच एक राजनीतिक सामंजस्य था। उद्योगीकरण का तात्पर्य विकास से था और राष्ट्रीय हित लोगों के हित के साथ तालमेल में था। पुनर्वितरण को नीति के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया गया था क्योंकि पुनर्वितरण गरीबी का एकमात्र ऐसा रूप या जिससे बचतों की हानि पहुंचती। विदेशी पूंजीवादी और जमींदारों को विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से अलग कर दिया गया था। भूमि सुधारों को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि स्थानीय विद्यमान राजनीतिज्ञ की लाठी के साथ गठजोड़ में निम्न स्तरीय नौकरशाही ने इस पर कार्रवाई की थी। कानून में स्पष्ट खामियों ने उच्च जाति के जमींदारों की भी सहायता नहीं की। निवल परिणाम यह था कि मालिक किसान बन गए। समुदाय विकास कार्यक्रम, पंचायती व्यवस्था, सामान्य कानून को लागू किया गया जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में आरक्षण शामिल था। हमें विकास योजना प्रतिदर्श जैसा इसे इस चरण के दौरान लागू किया गया था का मूल्यांकन करना चाहिए। प्रमुख अभिलाभ क्या थे? प्रथम, हम औद्योगिक और कृषि दोनों संदर्भ में बड़े पैमाने पर किए गए उपायों की चर्चा कर सकते हैं। 1950 से 1964 में विनिर्माण उद्योग में गति आई। उसके बाद 1970 के दशक तक यह गति धीमी पड़ गई और पुनः राज्य व्यय के विस्तार से नए सिरे से उद्योगों की बाढ़ आई। दूसरे, औद्योगिक उत्पादन ने महत्वपूर्ण विविधता को जन्म दिया क्योंकि पूंजीगत सामान क्षेत्रों में अन्य शिशु उद्योगों का प्रादुर्भाव हुआ जिससे उत्पादन के स्तर की कुछ प्राप्ति हुई। आरंभ में मात्र कपड़ा, चीनी और जूट वस्त्र उद्योग अस्तित्व में था। तीसरे, साद्य उत्पादन में घरेलू स्वयं संतुष्टि प्राप्त हुई थी यद्यपि साद्य खपत कम थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह एक प्रमुख उपलब्धि थी कि 1964 से 66 में अपेक्षित साद्यान्न का 12% आयात किया गया था। विकास नियोजन प्रतिदर्श की प्रमुख समालोचना भूमि सुधारों की विफलता और उद्योग अर्थव्यवस्था में उच्च लागत में वृद्धि के संदर्भ में भी। निर्यात अनुमति पर आधारित आयात प्रतिस्थापना की रणनीति पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। तदुपरांत एक जटिल और व्यर्थ व्यवस्था उभरकर सामने आई जिसमें संस्थागत तरीके से भ्रष्टाचार अंतर्ग्रस्त था। इसके घटनाक्रम में सफलता के बावजूद हरित क्रांति की भी ऊर्जा प्रबलित न कि श्रम प्रबलित होने के कारण समालोचना की गई। तत्पश्चात सूखी भूमि पर खेती को नजरअंदाज कर दिया गया। आर्थिक शब्दों में शहरी ग्रामीण इंडिया बनाम भारत विभाजन बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च के बावजूद अस्थि हुआ। वर्ग संदर्भ में स्वामित्व वर्गों नामतः औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग, भूमि के स्वामित्व वाला वर्ग और नौकरशाही वर्ग से मिलकर बने एक प्रमुख गठबंधन ने, जैसा कि अन्य के साथ प्रणब परछन और सुदीप्ता कविराज ने तर्क दिया था, समाजवाद के तहत विकास नीतियों से सर्वाधिक लाभ उठाया गया। जैसे अमीर के लिए सरकारें अस्पताल बन गई क्योंकि कामगार वर्ग को सहायता पहुंचाने के नाम पर राष्ट्रीयकरण आरंभ हुआ। लोक क्षेत्रों में बौद्धिक पूंजी वाले पेशेवर लोगों ने संस्थागत भ्रष्टाचार से लाभ उठाया क्योंकि राज्य ने वार्षिक ऋण क्षेत्र में नियामक भूमिका अदा की। तथापि सभी प्रकार की सादगी में भारतीय राज्य की तरफ से राजनीतिक प्रक्रिया वाली अनिवार्यताओं के साथ आर्थिक नीतियों का समाधान करने के लिए हमेशा एक सजग प्रयास रहा ताकि अर्थशास्त्र और राजनीति की अंतर्क्रिया में संघर्ष को न्यूनतम रखा जा सके। समायोजन की राजनीति का अनुसरण किया गया।
प्रतिस्थापन में कल्याणकारी नीतियों थीं कि मुनाफे की सहभागिता जो एजेंडा में थी उस उद्देश्य के रूप में प्रमाणित की जिससे गरीबी उन्मूलन और संसाधन का समान आवंटन के दोहरे उद्देश्य पर आधारित समाज का समाजवादी प्रतिदर्श प्राप्त हो सके। औद्योगिक पूंजीवाद के लिए आह्वान हमेशा राजनीतिक लोकतंत्र की पूर्ण रूपेण लयबंदी से जुड़ा रहा। समाजवादी संदर्भ में युद्ध के बाद पश्चिमी उदारवादी आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास सिद्धांत के अत्यधिक प्रभाव में यह सोचा गया था कि आधुनिकीकरण से भाषाई विषमताएं कम होंगी, धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचानों के साथ समाप्त हो जाएगी तथा स्वीकारात्मक कार्रवाई से जाति निस्तेज हो जाएगी। कुल मिलाकर कल्याणकारी नीतियों ने भी राष्ट्र निर्माण के एकरूप एजेंडा में योगदान किया था। इस प्रकार भारत में सामाजिक लोकतंत्र का आदर्श तथा गैर पूंजीवादी विकास पथ के साथ साथ कल्याणकारी राज्य निष्पाद्य प्रतीत हुआ। 4.6 भारत में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास 1967 से 1990। लोकतंत्र और विकास के स्वरूप के बारे में उपरोक्त सामंजस्य भंग कर दिया गया था क्योंकि लोकतंत्र की राजनीति और कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बीच अंतरक्रियाओं में गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। सामाजिक समूह जो समाज के सीमांत पर थे और निष्क्रिय पड़े हुए थे, राजनीतिक स्तर मिलते ही शक्ति संपन्न हो गए। अब उन्होंने ऐसे राज्य पर आर्थिक दावे करने आरंभ कर दिए जिसने भारतीय लोकतंत्र की राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच सफलतापूर्वक मध्यस्थता की थी। भारतीय राज्य की तरफ से मध्यस्थता और समाधान की भावी प्रक्रिया के दीर्घकालिक आर्थिक और राजनीतिक परिणाम थे। वादे और उम्मीदों को पूरा न किए जाने के कारण मतभेदी स्वर उभरने लगे क्योंकि गरीबी के स्तर में वृद्धि हुई भी 1957 में 34% से 1990 से 71 में 57%। 1960 में दशक के मध्य में अर्थव्यवस्था में संकट साध्य संकट के रूप में स्पष्ट था क्योंकि भारत के पास सब कुछ होते हुए भी उसे खाने के लाले पड़े थे। रुपए के अवमूल्यन से नियोजन 3 वर्ष के लिए निलंबित करना पड़ा क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र और बचत तथा निवेश इससे प्रभावित हुए थे। सामंजस्य इसलिए भी तोड़ दिया गया था क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व की दूसरी पीढ़ी जो कामराज योजना के परिणामस्वरूप उभरी थी, राष्ट्रवादी नेतृत्व की वैधता, स्वीकृति और चमत्कार से वंचित थी। भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण और देहातीकरण हुआ क्योंकि कांग्रेस वर्चस्व वाला दल नहीं रहा और उसका संगठनात्मक और वैचारिक दोनों अर्थों में पतन हुआ। योगेंद्र बादव के शब्दों में राजनीति के मैदान में मौलिक रूपांतरण के रूप में द्वितीय लोकतांत्रिक उत्थान हुआ जो बदले में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में लंगर डाले हुए है। यह रूपांतरण मतदाताओं के आकार, संयोजन और स्वनिर्णय में परिवर्तन का उत्पाद था क्योंकि समाज के निम्नतर वर्गों से अधिकाधिक नागरिकों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को जोरदार बनाते हुए और उनका दावा करते हुए चुनावी राजनीति में भाग लिया। जाति प्रधान समृद्ध किसान वर्ग जैसे जाट, कम्मा, कापू यादव और रेड्डी का अर्धसंघीय जमींदारों के पतन के मुकाबले उत्थान भी हुआ। इन जातियों ने विरोधी दलों में शामिल होने अथवा विरोधी दल बनाने के लिए कांग्रेस को उजाड़ दिया। समझ किसान वर्ग के नए प्रविष्ट वर्ग ने आर्थिक नीतियों से व्युत्पन्न लाभों में अपने उचित शेयर तथा राजनीतिक प्रक्रिया में ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता की मांग की। राज्य की प्रतिक्रिया हरित क्रांति के रूप में कृषि पर सशक्त नए सिरे से जोर देने के रूप में की। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूत पर दांव लगाओ नीति को अपनाया गया। इस नीति के तहत बेहतर स्थिति वाले किसानों और क्षेत्रों को व्यापक समर्थन मिला। यद्यपि भूमि सुधार उपायों जिन्हें केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और जम्मू व कश्मीर जैसे राज्यों के महत्वपूर्ण अपवाद के साथ आंशिक सफलता मिली थी, पर आगे कार्यवाही नहीं की गई। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे पैप स्वर का आरंभ किए गए। गंभीर कार्यक्रम संबंधी प्रथास न होने की स्थिति में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नारेबाजी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, शाही भत्ते की समाप्ति के रूप में अधिकाधिक जनाधिकारवादी भाषणबाजी की शरण ली। शासक कांग्रेस के हाईकमान द्वारा विभाजन और शासन की रणनीति के तहत कांग्रेस में धार्मिक विसम्मति और क्षेत्रवाद पैदा किया गया। समृद्ध किसान वर्ग प्रबल गठबंधन के साथ जुड़ गया क्योंकि प्रथम चरण के दौरान प्रतिनिधिक लोकतंत्र के अधीन बहुसंख्यक बाद ने प्राधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त किया। यह आपातकाल के दौरान चरम सीमा पर या जिसने अपने क्रियाविधिक और स्थायी रूप में लोकतंत्र की समग्र विफलता दर्ज की। वर्ग संदर्भ में आपातकाल के अधिरोपण को भी प्रबल गठबंधन में सहचारिता की कमी के रूप में समझाया जा सकता है क्योंकि भूमिधर अमीर किसान वर्ग बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से मजबूत तथा संख्या में शक्तिशाली होकर उभरा। राजनीतिक लोकतंत्र ने शासक गठबंधन के स्वामित्व के लिए संस्वागत तरीका उपलब्ध कराया। संस्थागत यंत्रवत क्रियाविधि का आपातकाल में अभाव रहा। तथापि जनता दल की विजय ने मात्र भारतीय मतदाता की न्यायप्रियता दूरदर्शिता को ही प्रतिबिंबित नहीं किया अपितु अंततः यह भी सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता की राजनीतिक कल्पना में लोकतांत्रिक भावना का वास था। जनता दल शासन की विफलता ने वैचारिक एकता और उद्देश्य से शून्य गठबंधन राजनीति की सीमाओं को दर्शाया। अधिक विशुद्ध तथा असुरक्षित इंदिरा गांधी की वापसी ने भी लोकप्रियता और मतदाता की कृपा की राजनीति की वापसी को महसूस किया। आर्थिक सहायता के प्रफलन की बड़े पैमाने पर राज्य के व्यय तथा राजस्व की हानि, आसान ऋण माफी, बीमार फर्मों को राष्ट्रीयकृत करने, औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग की सस्ते निवेश मुहैया कराने में परिणति हुई। संक्षिप्त में इंदिरा गांधी तयाबाद में राजीव गांधी की अपनी नीतियों का एक जैसा शासन था। राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण, नामांकन की राजनीति, राजतंत्र का बाजारीकरण ये सब 1980 से 1990 के बीच की अवधि के विशिष्ट लक्षण बने रहे। रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों जैसे RLEGP, NREP और IRDP के तहत बड़े पैमाने पर निधियों का आवंटन किया गया। दीपक नयर की सारगर्भित टिप्पणी है, नेहरू वाले भारत से भिन्न अब अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक राजनीति के बीच मुश्किल से ही कोई अंतक्रिया हुई हो। धनबल और जनबल मतदाता ठेकेदारों के वर्चस्व में मतदाता रणभूमि में पहुंच गया था जैसा कि रजनी कोठारी ने कहा था। जिनके पास धन था के ही चुनावी संघर्ष में जी पाए क्योंकि सूटकेस राजनीति उस समय की व्यवस्था बन गई थी। जाति, प्रजाति और धर्म की भूमिका अब अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि उपनिवेशी गाथा के क्रम में पहचान राजनीति में अपना दावा ठोक दिया था। उपनिवेशी राज्य पहला ऐसा राज्य या जिसने विभिन्न जाति और समुदायों को मान्यता दी तथा पवक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। 4.7 भारत में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास 1990 के दशक में और उससे आगे
1991 से पूर्व भारत विकास की अपनी रणनीति और अपने लोकतंत्र के स्वरूप को विकसित करने में एक रूपता की गैर मौजूदगी का साक्षी रहा है। नेहरू के राजनीतिक नेतृत्व की दीर्घकालिक सोच का स्थान अल्पकालिक रणनीतियों ने ले लिया, या जैसा कि उदारीकरण की नई आर्थिक नीतियों का अपनाया जाना और अधिकृत करने की उद्यमी राजनीति अर्थव्यवस्था और राज्यतंत्र दो विपरीत दिशाओं में ले जाते प्रतीत होते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघर्ष समाधान के लिए मध्यस्थता करने में भारतीय राज्य की अनिच्छा है। इस मोड़ पर एक अल्प आर्थिक संकट, जब दशकों की गरीबी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतिदर्श अक्षुण्ण बना रहा, के तुरंत बाद विकास नियोजन प्रतिदर्श से आर्थिक उदारीकरण प्रतिदर्श को पूर्ण युगांतरण के कारणों पर चर्चा करना सुसंगत होगा। और तब नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार किस प्रकार दूरगामी नीति में परिवर्तन कर पाई, जबकि उससे पहले पूर्ण बहुमत वाली राजीव गांधी की कांग्रेसी शासन जैसी पूर्ववर्ती सरकारें स्पष्ट इच्छा के बावजूद वैसा करने में अक्षम रहीं। इसका संभव उत्तर संकट प्रबंधन की तत्काल आर्थिक बाध्यता के रूप में हो सकता है। राजनीतिक अर्थशास्त्रियों जैसे जयती घोष, प्रणव वर्धन, अमित भादुड़ी और दीपक अप्पर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघटकों के संयोजन का हवाला दिया है, जो स्पष्ट करता है कि युगांतर संकट प्रेरित था तथा यह आर्थिक नीतियों में रणनीति प्रेस्ती परिवर्तन नहीं था। इन चटकों में भूतपूर्व सोवियत यूनियन तथा पूर्वी यूरोपियन देशों, जो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार में साम्यवादी राज्य शामिल थे। विदेशी ऋण संकट पैदा हुआ क्योंकि राजीव गांधी सरकार द्वारा लिए गए अल्पकालिक ऋण निर्यात के लिए पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र की विफलता के कारण वापस नहीं किया जा सके। साड़ी युद्ध के परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में वृद्धि होने से साड़ी के प्रवासियों से संप्रेषण कम हो गए। अप्रवासी भारतीयों द्वारा विनिमय बाजार से अपनी पूंजी हटा ली गई क्योंकि उन्होंने मंडल और मंदिर विवाद के परिणामस्वरूप भारतीय राज्य में सामाजिक और राजनीतिक सजीवता में विश्वास खो दिया था। मध्य वर्ग के उत्थान से उपभोक्तावाद में वृद्धि, रक्षा आयात में वृद्धि, अपर्याप्त संसाधन गतिशीलता, जनाधिकारवाद के प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति तत्काल घटकों में से कुछ पटक थे। और तब राजीव गांधी सरकार की उदारवादी नीतियों के तहत प्रगामी तौर पर प्रत्यक्ष करों में कमी की गई, जबकि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि नहीं की जा सकी। अंतर्राष्ट्रीय चटकों में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और विश्व बैंक द्वारा उपरोक्त अधिरोपित प्रतिबंध शामिल थे। दक्षिण एशियाई देशों की सफल कहानी के साथ लैटिन अमेरिकी और उपसहारा अफ्रीकी देश भी अच्छे शासन के राजीव प्रतिदर्श के रूप में नए उदारवाद के आने के प्रभाव में आए। यह तर्क दिया गया था कि आर्थिक विकास और आर्थिक दक्षता राज्य की भूमिका में कमी करके प्राप्त किए जा सकते थे। वित्तीय अनुशासन, विदेशी पूंजी तक पहुंच तथा विदेशी प्रौद्योगिकी अन्य घटक थे, जिसके कारण राज्य के नेतृत्व वाला पूंजीवाद बाजार प्रेरित पूंजीवाद में रूपांतरित हो गया। क्या भारत में आर्थिक सुधारों का कोई भविष्य है? भारत में लोकतंत्र और विकास लिए इसके क्या प्रभाव है? यह सुस्पष्ट है कि बार बार होने वाले चुनावों के विद्यमान गठबंधन युग में राजनीतिक अस्थिरता से अल्पकालिक हित प्रेरित राजनीति के प्रचलन में होने का पता चलता है। अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए कठोर उपाय करने तथा चुनावों में प्रतिकूल निर्वाचन क्षेत्र अंग में चुनाव जीतने वाले लोकप्रिय समर्पण का जोखिम लेने की बजाय जनाधिकारवादी उपायों का बने रहना विशेष रूप से राज्य स्तर पर नीति निर्माण में प्रबल घटक बन चुके हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का औसत कार्यकाल 3 वर्ष से कम है। इस प्रकार शुरुआती दौर का दीर्घकालिक पहलू मौजूद नहीं है। लोकतांत्रिक राजनीति के अनुसार भी सामंजस्य समाप्त हो चुका है। भ्रष्ट और अक्षम राज्य स्तर की नौकरशाही सुधारों को लागू करने में अक्षम बनी रहती है। संरक्षण, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद निरंतर जारी है। निवेश का स्वरूप चाहे विदेशी हो अथवा घरेलू संदेह हुआ बना रहता है, क्योंकि अधिकांश निवेश उपभोक्ता क्षेत्र में है और प्राथमिक अथवा पूंजीगत माल क्षेत्रों में नहीं है। अधिकांश निवेश, जैसा कि प्रभात पटनायक ने तर्क दिया है, तुरंत प्रतिफल की चाह वाले गठबंधन के रूप में है। गंभीर राज्य गरीब राज्य लक्षण भी भारतीय संघीय लोकतंत्र के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि अभी राज्य अपनी विकसित आर्थिक अवसंरचना के कारण चुंबकों की तरह कार्य कर रहे हैं, जबकि गरीब राज्यों से केंद्रीय सहायता के बिना स्वयं सहायता के लिए कहा जा रहा है। क्षेत्रवाद उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की उपशास्ता के रूप में उत्पान पर है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है। आरंभ में राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रजातीय सांस्कृतिक पहचान थी, परंतु अधिक विकास और लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता पृथक राज्य के लिए मांग का आधार बन रही है, जैसा कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के सृजन के लिए आंदोलनों के मामले में हुआ। भाषाई समुदाय भी समूहगान में शामिल हो रहे हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और रोहिलखंड के लिए मांग के मामले में हुआ था। नई आर्थिक व्यवस्था में इन मांगों का संदेह बढ़ने की संभावना है। सामाजिक क्षेत्र से राज्य की वापसी गरीब जनता पर निशाना साध रही है, क्योंकि कल्याणवाद की संपूर्ण धारणा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। वित्तीय अनुशासन के नाम पर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्राथमिक क्षेत्रों में राज्य का निवेश डगमगा रहा है। मांग, आपूर्ति और अधिकतम लाभ वाले बाजार नियमों से प्रेरित नई आर्थिक नीतियों मुश्किल से विशेषतया अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित श्रम बल से संबद्ध हैं। प्रतिस्पर्धात्मक संघीय राज्य भी श्रमिक अधिकारों की अनदेखी करते दिखाई देते हैं, क्योंकि वे निजी निवेश की तलाश में रहते हैं। आर्थिक सुधारों की राजनीतिक सफलता के लिए अन्य चुनौतियां हैं। गांधीवादी मूल्यों, जो आज भी जन समुदाय पर प्रभाव रखता है, का बाजार अर्थव्यवस्था के मुकाबले विरोध किया जाता है, क्योंकि वे व्यक्तिगत हितों की बजाय समूहों के हितों पर जोर देते हैं। नए राजनीतिक प्रतिष्ठान द्वारा आर्थिक सुधारों का विरोध, जन अधिकारवादी राजनीति से हटकर नीति निर्माण करने में विफलता, केंद्र राज्य के संघर्षपूर्ण संबंध, राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्वता अन्य बाधाएं हैं। इस प्रकार उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रियाओं के आधार पर विकास की विद्यमान नई उदारवादी परियोजना पर स्थायी विकास की रणनीति तया नए सामाजिक आंदोलनों के उन वकीलों द्वारा प्रश्न चिन्ह बना दिया गया है, जो बहुमत का गठन करने वाले अन्य लोगों की कीमत पर कुछ सामाजिक समूहों की समृद्धि की औचित्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं।